बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे IMF को लेके, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इस सब पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन महमूद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कैस असलम साहिब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर एहसन साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बता दीजिए, हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में अगर हम देखें तो जो बेसिक फूड बकेट है, क्या उसमें भी आपको कुछ कमी नज़र आ रही है प्राइजेज़ में, या वो अपनी जगह पे जो एक दफ़ा कीमतें बढ़ गई वो बढ़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है 15 रोज़ा, इसके जो दो तरह के असरात हैं, एक बुरे असरात और एक अच्छे असरात। अच्छे असरात पे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप उसकी कीमत कम करते हैं तो जी। लोगों की जेब पर जो बराह रास्त 101 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी का बोझ है उसमें कमी आती है। लेकिन ये है कि अगर उसके बुरे असरात की बात करें तो ये है कि जब आप एक मर्तबा इसको बढ़ा देते हैं तो उससे जो एक ट्रांसपोर्टेशन का, कार्गो का, फ्रीट का एक खर्चा बढ़ जाता है, एक बार बर्दारी का खर्चा बढ़ जाता है, जो किराए आमदोरफ्त के बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो फिर अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो कभी वापस नहीं आती 15 रोज़ 15 रोज़ा के बाद, कमी के बाद। होना ये चाहिए कि कम से कम 3 माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर की जाएँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है कि जिसमें एक साल में सिर्फ एक मर्तबा बजट के मौका पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होता था और पूरा साल वही कीमत चलती थी। तो अब 15 रोज़ा तो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं करता है। बहुत बड़ा मार्केट साइज़ है, बहुत बड़ी ये एक आबादी वाला मुल्क है, जहाँ मोटरसाइकिल वाले लाखों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ हैं, लाखों की तादाद में जो है ना वो ट्रक और वो चल रहे हैं, जो बार बर्दारी वाले जो हैं वो ट्रांसपोर्ट वो चल रही है। तो अब इस सूरत हाल में तो ये कतई वारे में नहीं है कि आप 15 रोज़ को इसको जो है ना तब्दील करते रहें। उसके नुकसानात ही हैं, फ़ायदे इतने ज़्यादा नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने सवाल किया कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे बेहतर होगी? मैं उस जानिब आती तो हूँ मैं डॉक्टर साहब उस जानिब आती हूँ। अभी मैं ज़रा पेट्रोलियम मसनूआत पे बात कर लूँ, फिर इकोनॉमी की बेहतरी की जानिब भी मैं आती हूँ। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने भी ज्वाइन किया। मुझे ये बता दीजिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अपना तज्ज़िया दिया है, अपनी बसीरत के हिसाब से उन्होंने तमाम फैक्ट्स को देखते हुए अपनी बात सामने रखी है। आप क्या देखते हैं, वाक़ई 15 रोज़ के लिए तो जस्टिफाइड नहीं है, कोई 3 माह या 4 माह के लिए हो, मार्केट जो है उनको भी पता हो कि हाँ 3 या 4 माह के लिए ये प्राइसेस कम हुई हैं, तो शायद अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें भी कम हो जाएँ। 15-15 दिन के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कीमतें कम होती हैं, और होती भी नहीं है शायद मार्केट में, अगर हम रियलिटी बेस्ड देखें तो। शुक्रिया, बहुत-बहुत बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने। बात ये है कि एक दफ़ा जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको नीचे लाना तो आसान काम नहीं है, ये रिपल इफ़ेक्ट होता है। और फिर दूसरी बात जो है कि पेट्रोल तो उन्होंने कीमतें यही रखी, मगर डीज़ल तो शायद 21 रुपए कम किया है इस दफ़ा उन्होंने, जिसका इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए हाई ट्रांसपोर्ट पे स्पीड भी। और डीजल सर 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। हाँ, कमी हुई है, वो सिग्निफिकेंट है। बट बात वही है, सही कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ताकि जो कारोबारी लोग हैं वो एक दफ़ा फिक्स कर लें अपने कॉस्ट को। 15 दिन में कॉस्ट को ऊपर नीचे लाना रैशनल नहीं है। इकोनॉमी के लिए शॉक्स ज़्यादा हैं, और वो कंज्यूमर पे जब वो शॉक्स पड़ते हैं तो वो आपकी इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी पड़ता है और इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। सो आई एग्री कि ये 3 महीने के लिए इसको कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। डॉक्टर एहसन साहब, मुझे ये बताइएगा, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की है। आलमी सतह पे हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत पे एतमाद का इजहार तो उन्होंने किया ही है, लेकिन क्या ये सिर्फ आपके ख्याल में वक्ती इत्मीनान होगा, या इसको भी लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, ये जो फिच है एक रेटिंग एजेंसी है, एक मूडीज है एक रेटिंग एजेंसी। दोनों एजेंसीज ने पाकिस्तान की गुज़िश्ता 3 से 4 माह की जो एक सूरत हाल है इकोनॉमी की, उसको एक पॉजिटिव करार दिया है।
और वो उस जिस एंगल से और जिस नुक्ता निगाह से, मैं अभी इसमें जो है ना वो मुआशी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि हमारे जो आम नाजरीन है उनको बात आसानी से समझ आ सके। जी। उन्होंने सिर्फ जो है ना जो कुछ मुआशी इशारिये मुकर्रर किए गए हैं दुनिया में इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से और माहिरीन मईशत की जानिब से, उस हवाले से उन्होंने इसको मुस्बत तो करार दिया है। लेकिन हमें जरूरत इस अमर की है कि हम देखें कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपके कुछ बैनुल अक़वामी एजेंसीज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि आपके 44% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अंडर पॉवर्टी लिमिट चले गई है। उनके पास अब खाने पीने के लिए भी जो है ना वो मुनासिब मिकदार में चीजें दस्तियाब नहीं है उनको। फिर वो अपनी जिंदगी को बका की जो अखराजात हैं वो कहीं से पूरे करने के काबिल नहीं रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 3 से 4% लोग हैं पाकिस्तान में कि जिन्हें आप सही मायनों में खुशहाल कह सकते हैं। अब 25 करोड़ की आबादी में से 3 से 4% लोगों का खुशहाल होना और बाकी 96-97% लोगों का खुशहाल ना होना एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हमें चाहिए क्या? हमें अगर इकोनॉमी को चलाना है तो हमें ट्रेड इंडस्ट्री को चलाना है। ट्रेड इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो हमें 9 सेंट पर बिजली मिलनी चाहिए। तमाम पूरे पाकिस्तान के सनतकार, ताजर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एप्टमा, रीप, सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि जी हमें 9 सेंट पर बिजली दें ताकि हम जो अमेरिका ने हमें टैरिफ दी उससे हम फायदा उठा सके। हमारा टेक्सटाइल, लेदर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सेक्टर सारे से उठा सके फायदा। दूसरा वो ये कह रहे हैं गैस के जो हैं वो कम्पिटिटिव बनाया प्राइस बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले में। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारा 4.5% जो है ना अफराते ज़र रह गया है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल हो गया है। तो हम क्यों नहीं शरह सूद को जो है वो 6% या 7% में लेके आते? क्यों हमने उसको 11% में कायम रखा हुआ है? ताकि ये सरगर्मियां जो है ना वो हीट ना पकड़ सके, वो तेज रफ्तार ना हो सके, एक्टिविटी बढ़ ना सके। भाई जब एक्टिविटी नहीं होगी तो कैसे आपका मुल्क तरक्की करेगा? हम किसी अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठाएंगे? दुनिया में कभी कुछ हम जरूर बदल ला सकते हैं जब हम कुछ बनाएंगे। फायदा जब आप देखें कि जब हम कुछ पैदा ही नहीं करेंगे, जब हम कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे ही नहीं, जब हम कोई मसनूआत ऐसी तैयार करेंगे नहीं अपनी इंडस्ट्रीज में कि जिनको बाहर की मंडियों में फरोख्त किया जा सके, तो हम कैसे जो है ज़र मुबादला कमाएंगे? और आपकी जो मसनूआत बनाने की जो एक ताकत है वो आपकी सनतें हैं। नई सनतें लग नहीं रही। छोटी दरमियाने दर्जे की सनतें जो है जिसे एसएमई सेक्टर कहते हैं वो बिल्कुल तबाही के धाने पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि आपके जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैं लाइक पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली, ये इतने हाई प्राइस हैं कि इसको आप जो जिन ममालिक से आपका कंपटीशन है खिता में, जिसमें आपका वियतनाम शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, जिसमें आपके भारत शामिल है, तो आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आलमी मंडियों में कैसे आप मुकाबला करेंगे? अब आ जाके आपके पास बचते हैं ज़राअत में आप चीजें लें, आप अपनी अजनास को, जैसे इस दफा जो है ना मुझे एक रिपोर्ट आज ही मैंने पढ़ी है, उसके मुताबिक ये है कि हमने मैंगो जो है ना बड़ी अच्छी तादाद में वो जो है ना बाहर एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहे हैं हम। चलो ठीक है, लेकिन वाई ओनली मैंगो? वाई नॉट एप्पल? वाई नॉट आलमंड? वाई नॉट जैतून? वाई नॉट अदर? मतलब जो है ना वो हमारी जो ऑर्चर्ड इंडस्ट्री है वो उसको हम क्यों नहीं चला सकते? आप ऑर्चर्ड पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? ऑर्चर्ड के लिए आप उसको क्यों नहीं कोई बीज, उसके लिए कोई इजी सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और उनको इजी एक्सेस टू मार्केट, जो मंडियों तक रसाई है उनकी देहातों से या ऑर्चर्ड से, वो क्यों नहीं देने में आप कामयाब हो रहे हैं? आप क्यों नहीं किसान की जिंदगी को बचाने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चाह रहे कि जनाब ये 2-4 बड़ी फसलें गंदम, कमाद और ये इसके अलावा आप क्यों नहीं कपास में फोकस कर रहे हैं? आप क्यों नहीं जो तेलदार बीज होते हैं, फायदा तेलदार बीज से मुराद है जो ऑयल प्रोड्यूसर बीज होते हैं, जिनमें आपका केनोला है, जिसमें आपका सोयाबीन है, जिसमें आपका जो है ना जैतून है, आप जिसमें आपका सूरजमुखी है, तो जिसे सनफ्लावर कहते हैं, हम इसे क्यों नहीं इन तेलदार बीजों की काश्त जो है वो मुमकिन बना रहे हैं अपने मुल्क में? मकई है, ताकि जितना मकई का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, कैनोला का तेल, ये सारे जो है ना ऑयल, हम क्यों हमारा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट की वजह है वो हमारी पाम ऑयल की खरीदारी है। ये पाम ऑयल वो एक प्लास्टिक की बूंद होती है जो दरख्त से टपकती है और हम उसको खरीद के लाते हैं और उसको हम ना घी और ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आफ्टर केमिकलाइज करने के बाद। तो हम क्यों नहीं ये नेचुरल ऑयल क्यों नहीं देते हम?
क्यों नहीं हम मकई का तेल इस्तेमाल करते, क्यों नहीं हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते, क्यों नहीं हम जैतून का, कैनोला का, अब ये सोयाबीन का ऑयल हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो इसलिए कि उसकी प्रोडक्शन कम है, और अगर प्रोडक्शन कम होती है तो उसकी रेट ज्यादा हो जाता है। उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा के हम ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। पाकिस्तान में जो आज वो अच्छा ऑयल जो है 550-600 लीटर मिल रहा है, उसको हम 300 रुपए लीटर पे ला सकते हैं, और जिसका हमारे सार्फिन को भी फायदा होगा, उसको आप फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे बात इस वक्त जो कह रहा हूँ वो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ज़र मुबादला कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। क्यों ही आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी सनतों से पैदावार बढ़ाकर तो आप दुनिया में बेच सकें। आपको $80 बिलियन की ये मुल्क आसान कैपेसिटी रखता है, लेकिन आप अपने मुल्क के लोगों को क्यों नहीं मौका देना चाह रहे? आप अपने मुल्क की सनतों को क्यों फरोग नहीं देना चाह रहे? आपके पास जो इंस्टेंट इस वक्त एक जो एग्रीकल्चर है, एक स्पोर्ट मौजूद है, आप उसे क्यों नहीं फरोग दे रहे? आप क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान का स्लोगन लगाते हैं? आप क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को अपने ऊपर तारीफ क्यों नहीं करते? मेड इन पाकिस्तान की जो है वो एक जरूरत को उजागर क्यों नहीं करते? जिस वक्त आपको चीज बनाएंगे फायदा, उसी वक्त दुनिया की मंडियों में जा सकती है। अब मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त ये है कि हिलाल मीट एक पाकिस्तान का एक ऐसा एक सेक्टर है कि जो वर्ल्ड में जमानत तो पाकिस्तान के नाम की है, उसको सर्टिफिकेशन की, एक सर्टिफाइड गोश्त है पाकिस्तान में, ये कटा बछड़ा और ये इसके जो है ना ये बकरे का, उसका, लेकिन हम उसमें भी नाकाम है। हम उनकी पैदावार क्यों नहीं लाइफ स्टाइल की हमारी देहातों में, ये हमारे सहराओं में, रेगिस्तान में, देहातों में बकरा पाल, बछड़ा पाल सारी स्कीम्स आ सकती हैं। हम वो भी गवर्नमेंट की सतह पे वो भी देख रहे हैं कि वो भी नहीं मुमकिन हो पा रही हैं, तो वो भी उसकी जानिब से भी हमें कोई पजीराई नहीं मिल रही है। तो लगता है ऐसे है कि जैसे गवर्नमेंट खाली खुली नारों पर और इस बात पर जोर देने पर लगी है कि जी महंगाई कम हो गई, मोडिस ने हमारी रेटिंग कम कर दी है, हमारी मोडिस रेटिंग ने बढ़ा दी है, हमारी रेटिंग को बढ़ा दिया गया है, हमें जनाब ये कर दिया गया है, हम आपस में तमगे बांट रहे हैं, हमने बड़े कारनामे अंजाम दे दिए, हमने पाकिस्तान का तो बड़ा एक इमेज बना दी है। लेकिन इस सारे के बावजूद असल हकीकत ये है कि आम आदमी गुर्बत और महंगाई की उस चक्की में पिस रहा है जो जिसकी 78 साल की कोई मिसाल नहीं मिलती है। इस वक्त लोगों के पास बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है, लोगों के जेब में खर्च करने के लिए रुपए नहीं है, लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के लिए उनके पास रुपए नहीं है, बिजली का बिल वो अदा नहीं कर पा रहे, गैस जो है उसकी लोड शेडिंग जारी है, गैस घरों में जो घरेलू तारफीन इस वक्त लाहौर जैसे जो कि कैपिटल ऑफ पंजाब है उस शहर में इस वक्त मैं आपको लेटेस्ट बिल्कुल आज की बता रहा हूँ कि लोड शेडिंग अभी अगस्त से शुरू हो गई, अभी मौसम सरमा की आमद नहीं हुई, और सिर्फ 3 औकात में सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, और उसके बाद 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक गैस सुबह गैस जो है ना वो गैस की बंदिश है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके जो आपने पॉइंट रेज़ किए हैं बिल्कुल वैलिड है, मैं एग्री करती हूँ। डॉक्टर कैस असलम साहिब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आउटलुक को मुस्तहकम करना है, क्या ये आइंदा चंद साल के लिए जो हमें ख़तरात हैं जो पेश हैं उनमें कमी का इशारा है? देखें, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारी चीज़ें बता दी, बस असल जो मामला है वो ये है, जो मूडीज़ की बात आप कर रहे हैं कि 2 एटलीस्ट इकोनॉमिक आउटलुक हैं। मैं और डॉक्टर साहब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, हम कहते हैं इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर चले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपोर्ट हो और ग्रोथ हो। मगर जो मूडीज़ और IMF और गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि पैसे से पैसा बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ना की जाए, जिसकी वजह से ग्रोथ तो आपको नज़र आती है मगर जो है एम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं आती, पॉवर्टी एलिविएशन नज़र नहीं आती, लोगों का हाल बुरे से बुरा हो रहा है। सो जब तक आप ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और फिर बिजली है, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पानी एग्रीकल्चर के लिए आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, फ्लड से फ्लड आ रहा है, आपने रिजर्वायर्स बनाए नहीं हैं, बिजली बहुत महंगी है, बच्चे जो इस मुल्क के जो 60% हैं उनको आपने ट्रेन ही नहीं किया 21वीं सदी की प्रोडक्टिविटी के लिए, और जिनको ट्रेन किया है वो मुल्क छोड़ रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल भी इस मुल्क से बाहर जा रहा है। सो रेटिंग हो या ये जो है स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, वो मुल्क की तरक्की को नहीं दिखाएगी। जब तक आप
इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयबिलिटी और एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, ये सारा, और एग्रीकल्चर में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मगर अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग से आनी है। वैल्यू एडिशन बेशक आपकी माइंस की हो या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की हो, जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं देंगे, आप इस मुल्क को उस लेवल पे ले जा ही नहीं सकते। और ये लॉन्ग टर्म इश्यूज भी हैं और शॉर्ट टर्म भी इश्यूज हैं। अब मूडीज और ऐसे जो इदारे हैं वो हमारी रेटिंग बेहतर इसलिए कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, मगर वो नहीं आ रही क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्योंकि करप्शन का इशू है, क्योंकि जो एक ख़ास तबका यहाँ हमारे टैक्स के पैसे को फ्लाउट कर रहा है। तो दुनिया को नज़र आता है ना, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक आपकी अपनी जानो माल की सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक आपको क्विक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को आप कैद करते रहेंगे, जब तक आप इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट ही किसी की नहीं देंगे, बिजली महंगी देंगे, ये सारे 8-10 लवाजमात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो हर आने वाली गवर्नमेंट अपनी ऑपोजिशन को तो ओपोनेंट ही समझती है और होता भी ओपोनेंट है, और हर दौर में हर आने वाली हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को इसी तरह से सर किया है। आपकी दफा चलें थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं एग्री कर रहा हूँ, उसमें दोनों बातें हैं। पहली बात यह है कि जिसको कहते हैं कि शहर के लोग भी जालिम सी कुछ मरंदा शौक सानू ही सी। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हम। ये ऐसे नहीं है कि बस पकड़ लिया और अंदर कर दिया चीजें। इन सारी हुकूमतें, जरदारी साहब 11 साल अंदर रहे, नवाज शरीफ 2 दफा अंदर रहे, अब पीटीआई को जवाल आया हुआ है। बट दुनिया तो जब देखती है इस सारे को तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। असल इशू तो आपका है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बड़ी 2 मिनट में नाहल नहीं कर देते। एटलीस्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब चाइना से जो आनी है वो सीपैक है। आपने सीपैक को इतने सालों में कहाँ पहुँचाया है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितने पाकिस्तानी उसमें एम्प्लॉयबल हुए हैं। अभी आप अमेरिका से डील कर रहे हैं, आप यूएई से डील कर रहे हैं, एमओयू साइन किए, मगर इतने सारे सऊदी अरब ने एक लगानी थी, क्या होती है रिफाइनरी, इतने साल हो गए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हमें उन एमओयू से नहीं आई, क्योंकि जो अंदर के सोशो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। और जिसमें सब नंबर 1 जो है टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट ऑफ द यूथ, जब तक वो नहीं होगा, जब तक आपकी बिजली जो है वो इंटरनेशनल रेट्स पे नहीं बिकेगी, गवर्नमेंट का हाथ बीच में से निकलना पड़ेगा। अब हर चीज़ में लेवीज और इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स, तो आप बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइव करते रहेंगे। एक खास तबका अमीर होता रहेगा, बट दैट इज नॉट व्हाट पाकिस्तान इज। जब आप अपने स्कूलों को ठीक करने के बजाय एक तरफ आप दाने स्कूल बनाते हैं, दूसरी तरफ आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आपके अस्पतालों का ये भी यही हाल है। तो एक हमें मजे की बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने एक 5 साल मंसूबा भी दिया है, मगर बजट में बिल्कुल उस मंसूबे के तहत बजट नहीं बना। सो आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तो उस मंसूबे के तहत बजट तब बनता ना अगर बजट खुद बनाया जाता। जी, तो फिर हमें किसको वो प्लान दिखा रहे हैं ना आप एक पेज पे तो होंगे ना प्लानिंग, आपकी मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री, और ये जो फ्लड्स आ रहे हैं एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री, ये सारी दे हैव टू बी ऑन 1 पेज। ये इसलिए तो नहीं है टैक्स इकट्ठा किया हुआ कि इसको खाया जाए और बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जाएं, और ना हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं इस फ्लड को बचने के लिए लोगों के लिए, ना हमारे पास किश्तियां हैं। तो कहाँ जाता है ये पैसा? दुनिया देख रही है ये बातें, और मेरा ये ख्याल है कि ये सारा जो प्लान है वो ये है कि हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके हो, और पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ नौकरियां करें, मगर नौकरियां करने के लिए भी तो ट्रेनिंग चाहिए ना।
आप जब तक इस यूथ को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हमारी जनरेशन तो रिटायर हो रही है, तो अगली जनरेशन के बारे में बड़ा सीरियस उसकी सस्टेनेबिलिटी सोचनी है, और वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी आएगी। मैं ये मानता नहीं हूं कि पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है, इट इज द अदर वे अराउंड। हर चीज लोगों का घर चलना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों का घर किस तरह से चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं, किसी को परवाह नहीं है इस बात की। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 37,000 में किसका घर चल सकता है जब बिजली के इतने भारी भरकम बिल आए, जब आपने गैस का, बिजली का, पानी का बिल देना है, जब आपने अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें देनी है, तो कैसे 37,000 में चल सकता है गुजारा? वो जो बेसिक एक आम आदमी की, जी इतने टैक्सेस हैं, और एक आम आदमी की जो बेसिक सैलरी है वो भी 37 है। तो 37 में तो मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जानिब, डॉक्टर एहसन साहब मुझे ये बताइएगा, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF रिफॉर्म्स और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा अपग्रेड की वजूहात हैं। अभी आपने बात की कि शरह सूद जो है वो 11 पे है, 4.5 अफराते ज़र के साथ अभी शरह सूद में कमी हो जानी चाहिए, आइडियली सिंगल डिजिट पे आ जानी चाहिए। सर अगर मैं आइडियली सिंगल डिजिट की बात करूं और इस वक्त जो अफराते ज़र है 4.5 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आइडियल फिगर क्या हो सकता है शरह सूद का जो इस टाइम होनी चाहिए? देखिए, अगर होने चाहिए की बात करें तो ये तो 6% होने चाहिए जो मुल्क की हालात है इस वक्त, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज को भी देखें, आप साथ कंज्यूमर लोन्स को भी देखें, यूटिलिटी लोन्स को देखें, अदर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, अब जो इस वक्त आपकी SME की सूरत हाल है उसको देखें, कॉटेज इंडस्ट्री को देखें, तो उस हवाले से तो 6% जो है ना वेरी सूटेबल। लेकिन ये करेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि ये भी जो कुछ भी करते हैं किसी से पूछ के करते हैं। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि जो डॉक्टर कैटस्टन साहब हैं ये इज अ सीनियर मोस्ट, और मैं तो समझता हूँ कि मेरे मुकाबले में उन्हें बहुत ज्यादा इस चीजों की मालूमात और मैशियत को बहुत गहरा जानते हैं। अगर काश हुकूमत जो ये बातें अभी इन्होंने चंद मिनट में कही हैं उसको सुन ले कम अज कम, और उसमें से आधी भी तस्लीम कर लेना, तो वो शायद ये हालात पाकिस्तान के ठीक होना शुरू हो जाए। और यहाँ मैं आपको ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चले जी ये फैक्टर भी ठीक है, हमने उसको अगर सिंगल डिजिट पे ले आते हैं, किसी तरह 9 सेंट पे वो कर देते हैं, तो जो हमारा मौजूदा सेटअप है उसको बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई नई सनतें लगे मुल्क में, और मुल्क में कोई इंडस्ट्रियल कोई रिफॉर्म आ जाए, और कोई उसमें इनकलाब आ जाए, और कोई ज़रूरी इनकलाब आ जाए, तो उसके लिए वो जो डॉक्टर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि उसमें हमें मुल्क में इंसाफ का निज़ाम उसमें लाना पड़ेगा, करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा, लोगों के पास कोई भरोसामंद प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे उनको पता हो कि मेरे माल छीन लिया गया, मुझे ज्यादती की गई, मुझसे कस्टम्स ने ज्यादती कर दी, या मुझसे FBR ने कर दी, या उसने कर दी। लेकिन इसके बरक्स से आप फायदा एक चीज नोट कीजिएगा, और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, यकीनन इससे मुझे लगता है कि सब लोग 100% एग्री करेंगे कि हमने तो बिल्कुल बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाने की बजाय हमने बिजनेस एनिमी पॉलिसीज जैसे पीरा फोर्स और पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज हमने निकाल दी हैं कि जो जाके लोगों को इस तरीके से कर रहे हैं कि शायद ही पाकिस्तान में कोई बंदा बाकी रह जाए कि जिस पर मुकदमा या FIR दर्ज ना हो जाए। तो ये जब सूरत हाल होगी, जब लोग इस तरह पकड़ दकड़ का ये आलम होगा, और जब आप लोगों को ये अख्तियार देंगे कि आप बतौर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स लोगों को गिरफ्तार कर लें और लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लें, और फिर बहुत बड़े बड़े जो लोग जिन्होंने के जिंदगी अपनी वक्फ कर दी हो, और उनको भी आप पकड़ के उनके असासे कभी, जैसे आपने वो बैरिया वाला मामला देखा है, तो वो यानी कि ये ख्याल नहीं किया गया कि इस चलते हुए सिस्टम को रोका गया, इसके व्हील को स्टॉप किया गया, तो कितने हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और हमने जिस करप्शन को पकड़ने के दर पे हैं, उस करप्शन को पकड़ने के दर पे के नतीजे में जो हमें लॉस ऑफ इकोनॉमी होगा, जो लॉस ऑफ बिजनेस होगा, पाकिस्तान क्या उसका मुतहम्मल भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। जो आपके रियल एस्टेट सेक्टर पे जो एक क्रंच आएगा, जो लोगों का एक पर्सनल लॉस होगा, उसके अलावा एक इकोनॉमी का एक नेशनल लॉस होगा, वो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या इसका कोई अदर सोल्यूशन, कोई इसका रेगुलेशन या इसका कोई सॉलिसी मुमकिन नहीं थी कि इसको कर लिया जाता है? लेकिन इसके बरक्स एक पकड़ दकड़ का एक ऐसा निजाम मुल्क में कायम है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि ये मैं अपनी लाइफ में ये पहले 3 साल पाकिस्तान में देख सका हूं। मैं पाकिस्तान में पैदा हो चुके, तो कि जिसमें इन 3 सालों में 24 लाख लोगों से ज्यादा लोग बाहर चले गए।
यानी इतनी बड़ी तादाद इतनी मुख्तसर वक्त में इस तरह बैरून ममालिक नहीं गई। और ये भी वो तादाद मैं बता रहा हूँ कि जो लोग यूनिवर्सिटीज की फीस भर सकते थे जो लाखों रुपया है और मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है, और वो पे कर सकते थे, जहाज की टिकट्स खर्च कर सकते थे 5-5-6-6 लाख की, और फिर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट उन ममालिक में जमा करवा सकते थे। ये वो लोग 24 लाख लोग हैं जो बाहर चले गए हैं। और इसके बाद वो यहाँ से क्वालिफाइड लोग थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, लॉ ग्रेजुएट्स, बिजनेस ग्रेजुएट्स, ये सारे वो लोग हैं जो कि इस किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी बना करते हैं, उसके सिस्टम को चलाया करते हैं, डेवलप किया करते हैं, वो सारे जो है ना वो उन लोगों में शामिल हैं। और एक और बड़ी हैरत अंगेज बात, मैं ये कोशिश कर रहा था कल से कि ये एक डाटा लूं, अगर ये 24 लाख लोग इस तरह जाने में बाहर कामयाब हो गए हैं तो ये डाटा लिया जाए कि और कितने लोग जो है ना वो जाना चाहते हैं। तो एम्बेसीज जो है ना उन्होंने अपना वो डाटा देने से जो है ना इस तरह बराह रास्त इनकार किया है। अच्छा। लेकिन एक उम्मीद है कि ये 24 लाख लोग गए हैं और कोई 50 लाख लोग हैं जो इस कतार में खड़े हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाए। तो ये तो देखें कि जब ये सूरत हाल हो तो क्या इस पे हमें लम्हा फिक्रिया नहीं है, क्या ये हमारे लिए फॉर सॉलिड थॉट्स जो है नहीं बना रही कि यार ये क्या हो रहा है मुल्क में, अगर लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन अगर हम फिक्र करें तो लम्हा फिक्रिया है ना। अगर हम अपनी ही हुकूमतों को बचाते रहें और अपने ही ख्याल से कि हमें लग रहा है कि ऐसी हुकूमतें बेहतर चल सकती हैं, आम आदमी का क्या है, उसने वोट देना है, उसने पिसना है, वो हमेशा पिसता रहा है। उसकी 37 है तो 37 ही रहने दें, 36 है 36 रहने दें, 38 है 38,000 ही रहने दें। आम आदमी की जो बेसिक सैलरी है वो अगर इंक्रीज़ नहीं की गई और अपनी 400% बढ़ा लेगी तो लम्हा फिक्रिया डेफिनेटली बनता है। मज़ीद डिस्कशन करेंगे नाज़रीन इस ब्रेक के बाद।